Good morning, class. Today we are going to start the second part of the chapter, that is unit and measurement. तो यूनिट और मेजरमेंट पढ़ने से पहले मुझे ये समझना है यहाँ पे कि इसको बनाने का रीज़न क्या था, क्यों हमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट बनाना पड़ा। तो यूनिट्स और मेजरमेंट बनाने से पहले आप ये समझिए कि यूनिट का हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल क्या है। आप कोई भी चीज़ लेने जाते हो, कोई भी चीज़ खरीदते हो, तो आप उसके लिए उस चीज़ को, उस क्वांटिटी को, जो भी क्वांटिटी आप मेजर कर लेते हो, तो उसको आप किसी भी टर्म से जोड़ते हो। जैसे आपने कहा मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, तो आप 1 kg जो शुगर है वो आप किसी टर्म से जोड़ रहे हो। तो केजी उसका एक यूनिट है और आपका जो क्वांटिटी है दैट इज़ अ क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल योर शुगर इज़ अ क्वांटिटी। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे कि क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि आपको कोई सब्सटेंस खरीदना है, आप कोई सब्सटेंस खरीदने जाते हो, तो जब आप खरीदने जाते हो तो एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि मुझे कोई कपड़ा चाहिए, तो आप कपड़ा खरीदते हो, तो आपने कहा 1 मीटर, आपको मुझे इतना बड़ा कपड़ा चाहिए। फिर कोई पर्सन दूसरा आएगा तो वो कहेगा मुझे इतना बड़ा लेंथ का कपड़ा चाहिए। तो आप अपना लेंथ बदलते रहते हो। उसने कहा लेंथ, उसने चेंज किया, दूसरा पर्सन आएगा उसको कुछ और लेंथ की चाहिए। तो ये जो आप चेंज करते हो बार बार, तो आपकी क्या चेंज हो रही है, आपकी यूनिट चेंज हो रही है। मैंने कहा 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स की चाहिए, 4 यूनिट्स की, वो तो चेंज हो रही है, पर उसका क्वांटिटी जो है, जो क्वांटिटी है वो सेम है। मैंने कहा मुझे लेंथ का चाहिए, आप कपड़ा मांग रहे हो, इट इज़ मेजर्ड इन मीटर्स, आप मीटर्स में मेजर करते हो, तो आप उसको 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर जैसा भी लेना चाहो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो लेंथ है इट इज़ अ क्वांटिटी। सिमिलरली अगर हम दूसरे क्वांटिटी की बात करें, जैसे हमने कहा कि एक बॉय है या आपने कुछ ख़रीदा, तो मैंने इसको मेजर किया, हाँ ये है, तो ये लाइट वेट है। उसी जगह मैंने कुछ और सब्सटेंस ले लिया, मैंने कहा ये ले लिया, दूसरा बॉक्स, उसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है ना। तो वेट क्या हो रहा है यहाँ पे, आप क्या देख रहे हो कि तो वेट चेंज होता है। जो भी हमने अभी तक देखा, दोनों सब्सटेंस का वेट डिफरेंट था। तो वेट एक टर्म है जो किससे रिलेट करता है, आपका एक ऐसी क्वांटिटी से रिलेट करता है जिसका नाम है मास। तो मास एक अलग अलग क्वांटिटी है आपकी, जो वेरी करती है सब्सटेंस बाय सब्सटेंस, यानी जो भी जैसा सब्सटेंस होगा उसके डिपेंडेंट वो मास, उसका वेट वेरी करेगा। तो एक टर्म हम लोग जनरेट करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसा आप लोग बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हो, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स या एक ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जो हमारे फिज़िक्स के लॉ को फॉलो करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो अब ये क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड एज Q एंड N एंड U आर द इट्स फंक्शन। जो N और U है उसके साथ फंक्शन करते हैं। तो Q इज़ अ क्वांटिटी एंड N इज़ द न्यूमरिक टर्म। ठीक है, N जो है आपका न्यूमरिक टर्म है। जैसे आप बोलते हो 2 kg, 2 kg, तो 2 इज क्या है, 2 क्या है आपका न्यूमरिक टर्म है एंड kg इज़ द यूनिट। तो kg आप यूनिट के टर्म्स में समझते हो। तो इस तरह हम ये बता सकते हैं कि एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मुझे यूनिट और उसके साथ जो भी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट यानी आपकी जो भी न्यूमरिक टर्म है, उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एक नया टर्म आया यूनिट। तो व्हाट इज़ यूनिट, यूनिट क्या है, यूनिट एक ऐसा मेजरमेंट है, यूनिट इज़ अ क्वांटिटी, unit of a quantity is a standard measurement of same quantity for the purpose of comparison। मतलब कंपेयरिंग करके आप किसी भी यूनिट को आप बोलते हो। जैसे मैंने कहा लेंथ है ना, अब आप लेंथ को मेजर कर रहे हो, मान लो ये रूम है आपका, जो भी रूम आप मेजर करते हो, फॉर एग्जांपल इस बॉक्स की बात करते हैं, तो इस बॉक्स को लेते हो आप, तो इस बॉक्स को मेजर करने के लिए क्या कहा, ये भी लेंथ है आपका, इट इज़ द लेंथ, ये भी आपका लेंथ है और ये भी आपका लेंथ है, तीनों ही लेंथ के पार्ट हैं। तो आप क्या करते हो, तीनों ही लेंथ के पार्ट हैं, तो तीनों ही एक दूसरे से कंपेयरिंग है, तो इट इज़ अ यूनिट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ अ यूनिट।
तो फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट्स की बात करें हम लोग, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ एक प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, किसी भी चीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और यूनिट्स क्या होती हैं? यूनिट्स वो होती हैं जो कि किसी भी स्टैंडर्ड मेजरमेंट को आप स्टार्ट करते हो। जैसे आप किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए यूनिट को इस्तेमाल करते हो, मीटर आप लेंथ को मेजर करते हो, मीटर ही इस्तेमाल करते हो, तो इट इज़ अ मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। जैसे आप कोई टर्म हमने बोला, एक लाइट का टर्म है, जैसे मैंने कहा 2 बल्ब जला दिए मैंने। तो बल्ब जब आप जलाते हो तो बल्ब एक तरफ आपने पेपर लगा दिया, बीच में कुछ इस तरह से आपने पेपर लगा दिया सेंटर में, और इधर आपने एक बल्ब जला दिया और अनदर साइड मैंने एक कैंडल जला दी। तो मैंने क्या देखा कि जो बल्ब है उसकी रोशनी ज़्यादा है, तो दूसरी तरफ जो पेपर है उसकी तरफ उसकी रोशनी ज़्यादा हो रही है, और जो कैंडल की रोशनी है वो कम है। मैंने एक कैंडल और जला दिया, 2 कैंडल हो गए। फिर देखा तो अनदर साइड हमारा बल्ब की रोशनी ज़्यादा, कैंडल से रोशनी कम। तो इस तरह आप नंबर ऑफ़ टाइम्स कैंडल को इंक्रीज़ करते रहते हो। एक समय आता है कि आपको क्या लगता है कि जो बल्ब है और जो कैंडल है दोनों की चमक एक बराबर है, इधर से भी उतनी रोशनी, इधर से भी उतनी रोशनी। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, जो कैंडल है आपका, जो कैंडल है वो क्या कर रहा है, एक बल्ब को की रोशनी को कंपेयर करने के लिए कितने कैंडल्स हैं, आपने 10 कैंडल्स का इस्तेमाल किया, 10 या 20 कैंडल्स। तो आपने अगर उस तरह के दूसरा बल्ब लिया आपने उसी तरह का, पर उसकी चमक और तेज़ है, तो आपने क्या किया, उसकी जगह आपने 20 कैंडल लगाया, तो नेक्स्ट बल्ब की क्वांटिटी क्या है, वो 20 कैंडल्स के बराबर रोशनी देती है। तो इस तरह एक नया टर्म लुमिनस इंटेंसिटी जनरेट हुआ, जहाँ से आपने क्या बोला कि ये जो कैंडल है, एक कैंडल एक बल्ब 20 कैंडल के बराबर रोशनी दे सकता है, एक बल्ब 10 कैंडल के बराबर रोशनी दे सकता है। तो ये जो बल्ब है ये आपकी लुमिनस इंटेंसिटी है, जो किसी भी रोशनी, किसी की चमक को बताता है। तो नया टर्म जनरेट हुआ लुमिनस इंटेंसिटी। अब बात करते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी होती हैं, अ क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड और एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी अदर क्वांटिटी में, अदर टर्म में एक्सप्रेस ना किए जा सके, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। जैसे आपने लेंथ मेजर किया, मुझे इतना लेंथ चाहिए, इतना चाहिए, आपको कहीं भी जाना हो इतनी मीटर, एक डिस्टेंस से दूसरे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मेजर जाते हो तो इट इज़ ऑल्सो लेंथ। 1-2 पॉइंट जोड़ते हैं वो भी लेंथ है। आप एक लाइन खींचते हो किसी प्लेन सरफेस से, वो भी लेंथ है। आप एक रूम को मेजर करते हो तो उसका हर एक रूम का हर एक पॉइंट टू पॉइंट जो भी उसका मेजरमेंट है, ऑल आर लेंथ। तो लेंथ उसका एक क्या है, क्वांटिटी है, लेंथ क्वांटिटी का टर्म है। सिमिलरली मास भी उसका एक क्वांटिटी टर्म है। तो लेंथ, मास, टाइम एक नया टर्म होता है जिसको आप सेकेंड्स में मेजर करते हो। तो दीज ऑल आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का मतलब होता है जो ऐसी क्वांटिटीज़ जो दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं, यानी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे जो डिपेंडेंट होती हैं, विच कैन बी एक्सप्रेस बाय द अदर टर्म्स, जो अदर फंडामेंटल टर्म से एक्सप्रेस किए जा सकें, उनको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी की, आपकी एरिया। अब जैसे आपको बात कहा जाए, मैंने कहा इस बॉक्स को मेजर करना है, तो इस बॉक्स में क्या है, ये भी इसका लेंथ है, इट इज़, तो आप इसे लेंथ बोलते हो। ये भी इसका लेंथ है, ब्रेड्थ पार्ट, इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ लेंथ। इसकी हाइट, आप ऊंचाई पे जाते हो, इसकी हाइट भी लेंथ का पार्ट है। तो सारे ही पार्ट लेंथ के हैं, तो ऑल कैन बी मेजर्ड इन मीटर्स, सभी को मीटर्स में मेजर करते हो। तो जब आपको किसी प्लेन सरफेस की बात करें, मैंने कहा इस प्लेन की बात करो, दिस इज़ लेंथ, इट इज़ ब्रेड्थ, तो मैंने कहा लेंथ स्क्वायर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली अगर इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों की बात करेंगे तो L³
मतलब मीटर क्यूब। तो ये जो नया टर्म जनरेट हो रहा है मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, तो ये क्या है, ये मेरे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। मेरे पास अब ये जो क्वांटिटी डिराइव किया मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब, ये इनसे आए हैं, हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनकर आ रहे हैं। सिमिलरली स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम आप बोलते हो, तो डिस्टेंस इज मीटर और टाइम इन सेकेंड। तो दो अलग क्वांटिटीज से मिलकर एक नया क्वांटिटी बना जिसको आपने डिराइव किया, तो इट इज़ कॉल्ड एज अ डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। तो देर आर 7 डिफरेंट क्वांटिटीज़। लेट अस सी अबाउट द डिफरेंट क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, क्वांटिटी, सिंबल, दूसरी तरफ यूनिट एंड इज सिंबल्स। बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। पहली क्वांटिटी होती है मेरी लेंथ, एल से रिप्रेजेंट करते हो, सिंबल एल होता है इसका। यूनिट इसकी मीटर, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा मास, अभी जैसे हमने बात की थी मास के बारे में, कैपिटल एम से रिप्रेजेंटेशन होता है। दूसरा होता है मास, किलोग्राम, दैट इज केजी। थर्ड टाइम, measured as capital T, written as capital T, it is second is fourth is current, electric current, जिसको आप A से रिप्रेजेंट करते हो, यूनिट इज एम्पियर, कैपिटल ए। नेक्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर को आप टी से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते बिकॉज सिमिलर टाइम के लिए भी टी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग एक नया टर्म लाते हैं जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं, यहाँ पे इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट केल्विन, कैपिटल थी। सिक्स्थ लुमिनस इंटेंसिटी, सी, इसको रिप्रेजेंट आप करते हो सी डी से, कैंडेला। सी डी। लास्ट होता है आपका 7, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब है कि किसी भी सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसका यूनिट होता है मोल, इसको MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, आप क्या देखते हो इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ में कि हमारा जो भी क्वांटिटी है वो सब अपने एक स्पेशल यूनिट्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे लेंथ के लिए हम लोग मीटर को इस्तेमाल करते हैं, मास को हम लोग केजी के लिए, टाइम को सेकेंड से, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल्स। मोल्स का मतलब हुआ जहाँ पे आप किसी भी पार्टिकल की बात करते हो, किसी भी कितने पार्टिकल्स, कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर, उसकी बात करते हैं तो वहाँ मोल का टर्म इस्तेमाल किया जाता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहाँ हम लोग कैपिटल टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे एम्पियर, केल्विन, इसके लिए मैंने कैपिटल ए और कैपिटल के का इस्तेमाल किया। तो ये जो होते हैं कैपिटल, जैसे कोई भी यूनिट जिसको आप कैपिटल लेटर्स में इस्तेमाल करते हो, सिंस बिकॉज ऑफ द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट के नाम से वो जनरेट होता है उसका एक यूनिट, तो इसलिए हम उसको कैपिटल टर्म से डिनोट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर नेम्स, उनको एक रिस्पेक्ट देने के लिए। बाकी अदर quantities units are represented as in short form, that is meter small m, kg kilogram small k small g, second small s. So जब साइंटिस्ट ने देखा कि ये इतने ही क्या हमारे ये जो 7 क्वांटिटीज़ हैं ये सफिशेंट है किसी भी यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी हम फिज़िकल टर्म्स, फिज़िक्स के टर्म्स में जितने भी यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या ये हमारे लिए सफिशेंट है? तो अगर ये सफिशेंट है तो हैं, कितने सफिशेंट हैं? तो अराउंड 7 to 8 ईयर्स, 4 से 5 साल बाद एक नया टर्म जनरेट हुआ एंगल्स के लिए। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी सरफेस पे कोई दूसरा सरफेस के साइड आप एंगल बनाते हो, लाइक दिस, अगर मैंने कहा ये एक सरफेस है, मैंने एक दूसरा सरफेस लिया और उस पर एक एंगल बना दिया, प्लेन एंगल, तो आप क्या देखते हो, प्लेन एंगल पे वो एक एंगल जनरेट करता है, लाइक दिस, ये प्लेन पे एक एंगल बनाया। तो ये जो था ये एक एंगल था, प्लेन एंगल। तो एक नया टर्म आया सप्लीमेंट एंगल्स, जिसे हम बोलते हैं एंगल। तो एंगल आपका हुआ जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स में डालते हैं। 2 तरह के होते हैं आप, पहला होता है इसमें एंगल, तो फर्स्ट आप देखोगे, फर्स्ट इज एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो पहला टर्म हुआ आपका एंगल। एंगल क्या है? जैसे मैंने कहा एक प्लेन है, इस पर मैंने 2 लाइन खींची जिसमें कोई पर्टिकुलर एंगल बना, तो ये जो एंगल है इसी को आप लोग बोलते हो क्या? दिस इज अ प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं इसे? प्लेन एंगल। और इसकी यूनिट होती है रेडियन, RAD से आप रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब, अगर आप किसी कोन को देखोगे तो कोन जैसे आप बनाते हो पेपर से, या कैप लेते हो, बर्डी कैप को आप अंदर से देखो तो वो कोन बनता है अंदर। तो सॉलिड एंगल क्यों बोलते हैं? सॉलिड एंगल का रीज़न होता है बोलना, क्योंकि वो जो कोन बना हुआ है वो एक किसी सॉलिड फिगर से बना हुआ है। आप कोई सॉलिड सब्सटेंस लेते हो, फिर उसके ऊपर आप उसको कवर अप करते हो, तब जाके वो आपको कोन शेप मिलता है। तो दिस इज ड्यू टू द सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर की वजह से वहाँ सॉलिड एंगल तैयार होता है, लाइक दिस। जैसे ये आपका कोई कोन है, तो ये जो एंगल वहाँ तैयार होता है, दिस एंगल, इसको कहते हैं हम लोग क्या? सॉलिड एंगल। इसको सॉलिड एंगल बोला जाता है। अब ये आपका सॉलिड एंगल हुआ, तो इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। तो ये आपका पार्ट होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का। तो जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं, सिमिलर एज हमारे फंडामेंटल यूनिट्स भी होते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स आप फर्दर आगे पढ़ोगे, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। देयर आर नंबर ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स, बट वी हैव टू नो अबाउट सम डिराइव्ड यूनिट्स राइट नाउ। जैसे कुछ डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं, जैसे आपका एरिया हुआ, वॉल्यूम हुआ, स्पीड हुआ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो ये सारे आपके डिराइव्ड यूनिट्स है। फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज द 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 शायद 7 वो 2 ये आपके, तो टोटल 9 फंडामेंटल आपके यूनिट्स होते हैं जो आप ऑल थ्रू फिजिक्स इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट, अगर मैंने कहा किसी क्वांटिटी, कोई एक क्वांटिटी है और आप उसको एक्सप्रेस करते हो, मैंने कहा, जैसे मैंने कहा आपसे कि मैं आप सबको 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहा हूँ, यानी 1 हफ्ते की आपको छुट्टी दी, तो यही पर्सन, ये एक दूसरा बच्चा बोला कि सर मैं 1 वीक के लिए नहीं आऊँगा, यानी आप कह सकते हो या दूसरा मैंने बोलता आप मैं 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहा हूँ, तो एक पर्सन बच्चा बोलता है कि सर मैं 7 दिन नहीं आऊँगा। तो 1 वीक जो है आपका, जो आप मैंने बोला 1 वीक, वो आप किस टर्म में बोल रहे हो? आप बोल रहे हो 7 डेज। आप किसके टर्म से बोल रहे हो? 7 डेज, 7 दिन के रिस्पेक्टिव।
सिमिलरली अगर आप बोलते हो एक ईयर, मैं एक हफ्ते, एक साल के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, दूसरा पर्सन बोलता है मैं 365 डेज़ के लिए कहीं जा रहा हूँ, या एक पर्सन बोलता है मैं 12 मंथ्स के लिए कहीं जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ऑल द थिंग्स आर सेम, बस एक टर्म नया जुड़ गया, वो बोलने का तरीका, जैसे वीक, डेज। तो आप क्या करते हो, एक क्वांटिटी को आप एक्सप्रेस कर रहे हो किससे, डिफरेंट यूनिट्स से, यानी एक सिंगल क्वांटिटी है जिसको आप डिफरेंट यूनिट्स के साथ क्या करते हो, एक्सप्रेस करते हो। तो इसको हम लोग कंपैरिजन कहते हैं। यानी आप क्या कर रहे हो, आपकी क्वांटिटी है सेम, बट आप क्या करते हो, उसको दूसरे यूनिट से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने है बोलने का तरीका सेम, 1 वीक 7 डेज, तो 1 वीक का 7 डेज हुआ, तो वीक और डेज क्या है, आपके डिफरेंट यूनिट्स हैं, पर क्वांटिटी वही है, क्वांटिटी नहीं बदल रही आपकी। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, कंपैरिजन। ठीक, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम्स ऑफ यूनिट का मतलब होता है, सिस्टम मतलब आपका बहुत ढेर से कई सिस्टम्स होते हैं। आप हम वर्ल्ड में पहले क्या होता था, वर्ल्ड में जो वर्ल्ड में एक दूसरे से, वर्ल्ड से एक दूसरे कंट्री से हमें कनेक्शन नहीं होता था, तो हम नहीं जानते थे उस वर्ल्ड, उस कंट्री में क्या बोला जा रहा है, दूसरे कंट्री में क्या बोला है, और कहीं कंट्री में क्या बोला है। तो हर कंट्री का एक अपना अलग अलग सिस्टम होता था। जैसे ब्रिटेन था, तो ब्रिटेन का अपना सिस्टम होता था जिसको हम लोग बोलते थे, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं आपसे, जैसे ब्रिटेन में क्या होता था, ब्रिटेन में एक सिस्टम यूज़ किया जाता था जिसको बोलते थे हम लोग FPS सिस्टम। ब्रिटेन में FPS सिस्टम इस्तेमाल था। अब FPS क्या है, FPS का मतलब हुआ कि वहाँ पे जो भी सिस्टम इस्तेमाल होता था वो मेजरमेंट होता था इन टर्म्स ऑफ फुट। जो भी लेंथ को मेजर करते थे वो फुट के टर्म से मेजर करते थे। उसी तरह किसी चीज़ को बनाना हुआ, किसी की व्यवहार की बात की, अब जैसे हम लोग बोला कि इसका वेट है, तो वहाँ पे क्या होता था, उस वेट को वो पाउंड में बोलते थे। जैसे मुझे 1 पाउंड चाहिए, कोई भी ब्रेड हुआ, एक ब्रेड के पीसेस लेते थे तो वो 1 पाउंड 2 पाउंड, यानी इस तरह वो पाउंड के टर्म्स में, और टाइम के लिए वो सेकंड यूज़ करते थे। तो एक नया टर्म था वहाँ के लिए FPS, फुट पाउंड सेकंड। सिमिलरली फ्रेंच सिस्टम ने एक टर्म था, फ्रेंच में हम लोग CGS सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। CGS सिस्टम का मतलब हुआ आपका सेंटीमीटर, जहां आप लेंथ के लिए मेजर करते हो, किसी भी लेंथ की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, ग्राम किसी भी वेट को मेजर करने के लिए, और टाइम एज यूजुअल सेकंड। तो जैसे जैसे समय बढ़ा, आगे साइंटिस्ट आगे काम करने लगे, तो उन्होंने बड़ी क्वांटिटीज़ पे सर्च करना शुरू किया। बड़ी क्वांटिटीज़ जैसे अगर हम बात करेंगे कि आप मेजर करते हो हीट को, पर हम जैसे हमारा फिज़िक्स क्या कहता है, फिज़िक्स क्या कहता है कि आप किसी भी चीज़ को किसी एक टर्म में पढ़ो, एक क्वांटिटी में, एक यूनिट में, आप सिंपलेस्ट टर्म में, उसको कॉम्प्लिकेटेड मत पढ़ो कि आपके पास ढेर सारे यूनिट्स हो जाए, आपको पता ना हो कि कहाँ किस यूनिट को इस्तेमाल करना है। तो वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को, जो क्वांटिटी होती थी उसके लिए डिफरेंट यूनिट्स ना इस्तेमाल करने के लिए बजाय एक यूनिट, जैसे अभी हम लोगों ने यूनिफिकेशन में पढ़ा था, तो यूनिफिकेशन में क्या होता था, आप डिफरेंट क्वांटिटीज़ को किसी भी एक यूनिट से रिप्रेजेंट करते थे। उसी तरह यहाँ भी था। तो एक नया धीरे टर्म बड़ी क्वांटिटीज़ के लिए शुरू हुआ जिसको हम लोग MKS सिस्टम बोलते थे। MKS सिस्टम मतलब आपका होता है मास, किलोग्राम एंड सेकेंड। M फॉर मास, मीटर, विच इज़ यूज फॉर मीटर, एंड K इज़ फॉर किलोग्राम, जो कि किसी वेट के लिए होता था, और S इज़ फॉर सेकेंड। तो ये बड़ी क्वांटिटीज़ के लिए फ्रेंच ने ही इसको और बढ़ा के जब बड़ी क्वांटिटीज़ पे मेजरमेंट शुरू हुआ। पहले क्या होता था, जैसे अब मीटर को लाना हुआ, तो मीटर लाने के लिए क्या करते थे कि मीटर अब आया, तो अब क्यों आया मीटर मेजर करने के लिए, भाई आप किसी कंट्री में जाते हो तो या आप बहुत पहले की बात करें तो क्या होता था कि कोई कपड़ा लेने जाते हो तो आप बोलते थे मुझे 7 हाथ कपड़ा दे दो, तो हम अपने हैंड की मेजरमेंट से उसको मेजर करते थे। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये हर टाइम नहीं हो सकता था।
तो इस चीज़ को धीरे धीरे हमने अपने बदलाव किया और एक साइंटिस्ट ने हमारे लिए टर्म जनरेट किया मीटर, और हम लोग रेगुलरली इन चीज़ों को इस्तेमाल करने लगे। बट जब प्रॉब्लम कहाँ आती थी, जब कोई पर्सन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल कर, मान लो उसे ट्रैवल कर रहा है वो ब्रिटेन से फ्रेंच या किसी ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जा रहा है, तो उसके लिए प्रॉब्लम ये होती थी कि वो किस यूनिट को फॉलो करे। जैसे अब वो कहा कि उसने वो अभी तक तो अपनी कंट्री में था, तो वो 10 फुट 40 फुट 1000 फुट पे काम मान लो प्लेन उड़ा रहा है, तो पर्सन प्लेन उड़ा रहा है, तो अब बोल दिया 80 फीट पे आपको उड़ाना है, 100 फीट पे उड़ाना है, 150 फीट पे उड़ाना है, तो वो फिट के रिस्पेक्ट में काम करेगा। दूसरी कंट्री में जाता है, वो कहता है मुझे क्या करना है, कैसे जाना है, तो वहाँ पे वो लोग बोलेंगे आपको 1000 मीटर की फिट 1000 मीटर सेंटीमीटर की ऊंचाई उड़ाना है। तो ये जो है आपका ये वो अब वहाँ पे क्या समझेगा 1000 मीटर की 1000 सेंटीमीटर क्या होता है, या 1 पाउंड 2 पाउंड क्या होता है, एक वो पाउंड में पढ़ा हुआ है, वो ग्राम में कैसे पढ़ेगा, मीटर में कैसे पढ़ेगा। तो इसलिए इस चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो साइंटिस्ट ने एक संस्था है जिसको बोलते हैं हम लोग, जगह का नाम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स, ये क्या करते हैं, यह एक संस्था है, यहाँ पे सारी कंट्रीज़ के जो भी साइंटिस्ट हैं वो एक जगह इकट्ठा होते हैं और वो डिस्कस किया कि ये जो अलग अलग सिस्टम्स की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है इसको किसी एक सिस्टम में कन्वर्ट किया जाए। तो उन्होंने एक नया सिस्टम तैयार किया जिसका नाम था सिस्टम डी इंटरनेशनल। सिस्टम डी इंटरनेशनल एक फ्रेंच टर्म है, जहाँ एस और आई, इसको हम लोग SI सिस्टम बोलते हैं, जो आप आज के समय में रेगुलरली पढ़ते हो। SI सिस्टम जो सभी के लिए कॉमन है, मतलब आप कहीं भी जाओगे आपको इसी टर्म से पढ़ा जाएगा। आप इंडिया रहो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया रहो, चाहे पाकिस्तान, कहीं भी रहो, तो आपको लेंथ के लिए मीटर ही बोला जाएगा, कि मास के लिए केजी आप इस्तेमाल करोगे, ग्राम इस्तेमाल करोगे, इससे अलग आप कोई भी टर्म को नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इससे क्या होता था कि हमारे जो अदर कंट्रीज़ हैं उसके साथ कम्युनिकेशंस हमारे अच्छे हो जाते थे, तो इसलिए स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट को लाया गया। इसको लाने का कई फ़ायदे थे, जैसे हमें फ़ायदा क्या था कि ये क्यों बनाया गया, इसके मेरिट्स क्या हैं। तो इसके मेरिट्स हैं, आप लिख सकते हो। पहला मेरिट है इसका रैशनल मतलब होता है कि देयर इज़ ओनली वन यूनिट फॉर वन क्वांटिटी इन डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब केवल एक ही यूनिट हो पर अलग अलग फॉर्म में आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हीट के बारे में बात कर रहे थे, तो हीट, अगर हम फिज़िक्स में आप जब हीट पढ़ोगे तो हीट में एक टर्म आता है, एक यूनिट आती है कैलोरीज़, वहाँ आप कैलोरीज़ में मेजर करोगे। वहीं हीट को एक हम अलग टर्म में मेजर करते हैं, जहाँ पे आप फिज़िक्स मैकेनिक्स में पढ़ते हो, जहाँ आप जूल की बात करते हो, जहाँ आप जूल बोलते हो, इट इज़ अ जूल, इतनी हीट है, इतनी जूल है, उसमें इतना एनर्जी है, वो भी जूल का टर्म है। उसी तरह आप इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में आओगे तो आप किलोवाट आवर, आपने मीटर बिल में देखते होगे किलोवाट आवर है। तो हैं क्या, ये सारे ही यूनिट क्या है, एनर्जी के हैं। आपका हीट भी एनर्जी है, आपका मैकेनिक्स का जो वर्क है वो भी एनर्जी है, वहीं आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो भी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल का जो पार्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो भी आपका एनर्जी का पार्ट है। तो दीज थ्री ऑल आर एनर्जी, पार्ट ऑफ द एनर्जी। तो एनर्जी है, तो आप इसका इस्तेमाल क्या कर रहे हो, वो भी वो कैलोरीज़ में है, आप एक आपका किलोवाट आवर्स में है, एक आपका जूल में है। इन सब को हम एक क्वांटिटी में जब पढ़ते हैं, दैट इज़ जूल। अगर आप कहीं जब भी बात करते हैं फिज़िक्स के टर्म्स में आप बात करते हो, तो पूछा जाए कितनी एनर्जी का कंजम्पशन हुआ, तो वहाँ पे बताया जाए कि इतनी जूल एनर्जी का कंजम्पशन हुआ। वहाँ हम किलोवाट आवर नहीं बोलेंगे, या हम वहाँ कैलोरीज़ नहीं बोलेंगे, हम जूल का टर्म इस्तेमाल करेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें फिज़िक्स के टर्म्स में उस चीज़ को ईज़िली हम बात कर सकते हैं उस पर। बट अगर हम जूल, वहाँ पे हमारे बिल्स में जो किलोवाट आवर लिख के आता है
ये कैलकुलेशन बेसिस के लिए रखा होता है। क्योंकि जैसे आप लोग क्लास 9th में या 10th में कैलकुलेट करते थे कि अगर 6 वाट का बल्ब है 1 घंटे चलता है तो 6 × 1, तो हमने 6 यूनिट एनर्जी इस्तेमाल की। सिमिलर 6 किलोवाट एनर्जी इस्तेमाल की। सिमिलरली अगर आप 5 वाट का बल्ब है, आप 4 घंटे इस्तेमाल करें, 5 4 20, आपने 20 यूनिट्स या 20 किलोवाट आवर की एनर्जी को इस्तेमाल किया और जो भी रेट होता था उससे मल्टीप्लाई करके ईजिली आपके बिल को कैलकुलेट करते थे। तो दिस इज़ किलोवाट आवर ओनली फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, कि हम ईजिली कैलकुलेट करके आपको अमाउंट बता सकें। बट हमारी जो एनर्जी है वो जूल में ही मेजर की जाती है। दूसरा, इसको हम लोग कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं, बिकॉज एवरी यूनिट कैन बी डिराइव फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स। क्योंकि इस कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं क्योंकि ये कई अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर तैयार हो सकती है। आप अलग अलग, जैसे हुआ आपका फोर्स, न्यूटन भी बोलते हैं आप लोग, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोलते हैं, वहाँ पे एक्सलेरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी आप अगर फोर्स मास इंटू एक्सलेरेशन करते हो तो मास केजी हो जाता है और एक्सलेरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। तो वहाँ से भी एक टर्म आपको मिलेगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें रिलेट करती थी। तो वहाँ पे ये कोहेरेंट सोर्स, यानी एक यूनिट है उसका दूसरा भी यूनिट हो सकता है। इसको मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। मैट्रिक सिस्टम का मतलब होता है कि इसके 10 के मल्टीपल्स या 10 के डिविजन्स होते हैं। जैसे मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर आप बोलते हो, तो सब में 10 के डिविजन्स या 10 के मल्टीपल्स होते थे। तो इस तरह इसको हम लोग एसआई सिस्टम बोलते थे, या एसआई सिस्टम की मेरिट्स हैं जिसको आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी, इसी को फर्दर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वी विल कंटिन्यू द डायमेंशन पार्ट, कैसे हम लोग डायमेंशन एनालिसिस करते हैं, कैसे डायमेंशन बताते हैं। फर्दर वी विल स्टडी अबाउट द एक्यूरेसी, प्रिसीजन, many more things. Till then, thank you. To continue to next video, wait for next. Thank you class.